तो आप फैसला देख रहे हैं। आज अवाम का फैसला आ रहा है। जी हां, 4 रियासतों और मरकज के जेर एहतमाम एक इलाके के असेंबली इंतखाबात के नतायज आ रहे हैं। अभी तक जो रुझानात हैं वो सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि केरल में नतीजे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केरल में एलडीएफ अलायंस के झोली में पहला नतीजा गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि केरला में 140 सीटों के लिए असेंबली चुनाव हुए थे, जिसके तमाम रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। 2 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। एलडीएफ की झोली में ये दोनों नतीजे गए हैं, तो एलडीएफ अलायंस के लिए शुरुआत बड़ी शानदार रही है। एलडीएफ अलायंस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं, अभी भी 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो केरल का ग्राफिक्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। हम आपको बता दें कि केरल में कुल 140 सीटों के लिए असेंबली इंतखाबात हुए थे, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। कुल 140 सीटों में से 140 सीटों के रुझानात हमारे पास आ चुके हैं और अब यहां पर नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। एलडीएफ इत्तेहाद 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है, 91 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। यूडीएफ इत्तेहाद 44 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। लेकिन एलडीएफ की शुरुआत केरल में बहुत शानदार है। एलडीएफ की झोली में अब तक 2 सीटें गई हैं, यानी एलडीएफ 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 2 सीटें अब तक एलडीएफ इत्तेहाद जीत चुका है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, पदुचेरी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कुल 30 सीटों के लिए इंतखाबात हुए हैं। इन 30 सीटों में अब तक तमाम सीटों के रुझानात भी नहीं आए, लेकिन यहां नतीजे आना शुरू हो गए हैं। जी हां, अगर हम पदुचेरी की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। बीजेपी अभी भी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 3 सीटें जीत चुकी है। कुल 9 सीटें इस तरह से बीजेपी के खाते में आती दिख रही है। कांग्रेस इत्तेहाद की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पदुचेरी में जीत चुकी है, 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस तरह से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब तक यहां पर 4 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। तो लगातार तस्वीर बहुत हद तक साफ हो रही है और अब जैसा कि हमने कहा था कि मगरबी बंगाल से भी अब नतीजे आने की बारी है। रुझानात आ चुके हैं। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। सागर साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सागर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। पहले से संजय बघेल जी और ब्रजेश राय जी भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं और हमारे साथी अभय जी इस वक्त हमारे साथ रट से जुड़े हुए हैं, जहां से हम तमाम इंतखाबात के नतायज आप तक पहुंचाते हैं। अबे जी, सबकी नजरें वेस्ट बंगाल पर टिकी हुई है, मगरबी बंगाल पर टिकी हुई कि यहां से पहला नतीजा कब आएगा। रुझान और ट्रेंड्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। अबे जी, अभी अलग दिगर इलाके जो है वहां अलग अलग स्टेज में काउंटिंग है। अभी उम्मीद की जानी है जिस तरीके से पिछले 2 घंटे में तस्वीर बदली है। वहां पर इनिशियल काउंटिंग जब शुरू हुई थी तो ऐसा लगा कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पिछले 1 घंटे में जो तस्वीर बदली है उसमें एक साफ हो गया कि टीएमसी बहुत आगे निकल चुकी है बीजेपी से और रुझान कम से कम सभी सीटों पर साफ हो चुके हैं। हाँ, अभी थोड़ा वक्त लग रहा है रिजल्ट आने में, क्योंकि कई जगह अलग अलग जो काउंटिंग पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर अलग अलग स्टेज में अभी काउंटिंग चल रही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा वहाँ से नतीजे के आने में। केरल छोटी जगह है, वहाँ से पहले हमारे पास वहाँ से रिजल्ट्स आए हैं। वेस्ट बंगाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 बातें अभी है। अभी पैनल भी है, गेस्ट में उनसे चर्चा हम लोग कर सकते हैं उनसे। तो 2 बातें दिख रही है। एक तो टीएमसी का झंडा बुलंद है वहाँ पर, लेकिन अभी 4 चरणों के बाद भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बावजूद एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ से फैक्ट आया है। ये मतुआ कम्युनिटी जो है, जिस पर दांव खेला था बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पीएम बांग्लादेश गए थे, वहाँ से भी कहा गया कि उन्होंने उनको एड्रेस किया था। ये तकरीबन 82 से 83 सीट पर ये इनकी जो वोटिंग है ये इम्पैक्ट डालती है। उसमें तकरीबन 52 पर टीएमसी आगे चल रही है और 31 पर बीजेपी। तो एक बड़ा ट्विस्ट है बीजेपी के इलेक्शन में जो अभी रुझान आ रहा है उसमें, कि जहां बीजेपी ने दांव खेला, क्योंकि देखिए
काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था, कर्नाटक से शुरुआत की थी बीजेपी ने इस चीज़ की, जिसको येदियुरप्पा फार्मूला भी लोग कहते थे कि किसी एक कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ाना। जैसे वहाँ मादिगारू एक कम्युनिटी है, उसको लेकर आगे बढ़े, लिंगायतों से मिलकर उन्होंने एक वोट बैंक अपना बढ़ाया था। ये इसी तरीके की इक्वेशन के साथ ये वेस्ट बंगाल में आए और ऐसा लगा कि मतुआ जो कम्युनिटी है इनको पूरा वोट करने जा रही है, और ऐसा दिखा भी था। लेकिन शायद सीए का जो आया था उसके बाद इनको उम्मीद जगी थी इनको सिटीजनशिप मिलेगा, वो मामला अटका। उसको लेके चुनाव से पूर्व रैलियों में कुछ नहीं कहा गया। तो क्या ये उसका एक रिफ्लेक्शन है कि इन्होंने बीजेपी का दामन उस तरीके से नहीं पकड़ा जैसे कि बीजेपी को उम्मीद थी? बिल्कुल। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आगे भी बात की जा सकती है और एनालिसिस, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, नंदीग्राम का आपने तस्करा किया कि ममता बनर्जी यहां से पीछे चल रही है, क्योंकि आप रट में मौजूद हैं। कितने राउंड यहां पर अब तक काउंटिंग हो चुकी है? जो रियल सिचुएशन, जो पोजीशन है, वो क्या कुछ बता रही है अभी तक? मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे वहीं पर जहां से हमें रिजल्ट मिलते हैं। जी। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में राहुल क्या स्थिति है और कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, खासकर अगर नंदीग्राम की बात करें तो? नंदीग्राम की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट मिले हैं 7,287 वोट मिले हैं, वहीं ममता बनर्जी को 5,790 वोट मिले हैं। इनको ये 4 राउंड की गिनती नंदीग्राम में हो चुकी है। तो ये है अब 4 राउंड की गिनती के बाद शुभेंदु अधिकारी के पास 7,287 और 5,790 वोट ममता बनर्जी के खाते में गए हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि वैसे इसमें एक खास बात यह है कि चारों राउंड में ही शुभेंदु अधिकारी, भले ही बढ़त ये बहुत बड़ी नहीं है, तस्वीर किसी भी पल बदल सकती है, लेकिन ये 4 राउंड में बढ़त शुभेंदु अधिकारी की बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीधे मैं सागर जी आपके पास आना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। आज जिस तरह के रुझानात आए हैं और जहां पर अब टीएमसी खड़ी है ट्रेंड्स में, या बीजेपी अब जहां पर मौजूद है, तो यहां से अब आगे कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा उलटफेर होगा, या फिर से ममता बनर्जी आ रही है और फिर से अब बीजेपी को एक तरह से मायूस होना पड़ेगा? हालांकि जो ट्रेंड्स हैं, जितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, इसे मायूसी तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं अबू, बीजेपी को जितनी भी सीटें यहाँ मिलेंगी वो सभी उनके लिए फायदे होंगी और फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उनके पास महज 3 सीटें थी। और अब जो रुझान जो आपके और हमारे बीच दरमियान है, उससे तो यही लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव के बाद उनको ये फायदा नजर आ रहा था, जिसके बलबूते पे उन्होंने 200 पार का नारा लगाया था। अब सवाल होता है कि इस वक्त जब हम देख रहे हैं लगभग 12 के करीब जो है कि जो रुझाने हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मैं अभी किसी जजमेंट पे जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी महज 4 या 5 राउंड की जो काउंटिंग जो है खत्म हुई है और अभी भी कई राउंड्स बाकी हैं। जा रहा सवाल आपका कि कितना ज्यादा फर्क होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ज्यादा फर्क होगा। जो जितने इलेक्शंस मैंने बंगाल में कवर किए हैं, नेशनल हो या लोकल हो या म्युनिसिपल हो, रुझानों के आधार पर 15-20% इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ट्रेंड था, जो लगातार जो हम कह रहे थे, आपके भी चैनल में हमने कहा था कि यहां पर जो डिवीजन हो रहा है, जो लोगों में जो मतभेद हो रही है, या जो उनके विचार में जो परिवर्तन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अब 2 मुद्दे पे आके अटका हुआ है। एक हो रहा है कि क्या ममता से वो के खिलाफ है, क्या ममता बनर्जी ने काम किया है। तो मैंने लगातार कहा है कि जिस तरह की स्कीम्स ममता बनर्जी ने लाया है पिछले 5 सालों में, लोगों को कितना फायदा हुआ है, ये इसका जायजा लेने का वक्त नहीं था, लेकिन लोगों के बीच पहुंचा जरूर है। और जो मुद्दे की बात यहां पर है कि अगर आप बारीकी से देखेंगे तो अर्बन वोट और रूरल वोट में एक खासा फर्क हुआ है। अर्बन और सेमी अर्बन वोटर्स जो हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। रूरल वोट्स
जो है बीजेपी के खाते में जाता नजर आ रहा है। उसमें भी कारण ये समझ में आ रहा है कि रूरल एरियाज में आप समझते हैं, आपने भी देखा होगा कि रूरल एरियाज में जो है आपके स्कीम्स जो है वो देर से पहुंचती है, जिसके वजह से रूरल के लोग जो है नाराज बैठे थे कहीं ना कहीं। और ये पूरे फायदे में, पूरी समीकरण में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के वोट परसेंटेज को नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। जो भी फायदा यहां पर हो रहा है, अगर हो रहा है बीजेपी को, तो वो महज लेफ्ट और कांग्रेस की वजह से हो रहा है। और लेफ्ट और कांग्रेस का यहां पर जो भट्टा बैठने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आईएसएफ के साथ जाने की वजह से होने वाला है। क्योंकि मैंने लगातार आपके बीच चैनल पे मैंने कहा था कि आईएसएफ के साथ जाना कहीं ना कहीं एक भूल साबित होगा और कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी पैदा होगी कि लेफ्ट क्यों एक ऐसे दल के साथ या एक ऐसे नई दल के साथ जो कहता तो है कि सेकुलर है लेकिन दिखता नहीं है सेकुलर, तो वो एक नतीजा सामने आएगा। और रहा सवाल कि अब चूंकि 4 या 5 राउंड हुआ है, कुछ ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। और किसी शख्स ने साहब ने कहा कि नंदीग्राम में जो है ममता बनर्जी जो है इस वक्त पीछे चल रही है, मैं मानता हूं। वहां पे भी मैं बता देना चाहूं कि ममता बनर्जी का जो सीट है नंदीग्राम, वहां पे 2 ब्लॉक है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। तो ये दोनों ब्लॉक में जो है एक ब्लॉक 1 में ममता बनर्जी का लीड अच्छा बनेगा। और अभी फिलहाल जो गिनती हो रही है, जो काउंटिंग हो रही है, वो ब्लॉक 2 की हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें हेरफेर होगा, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और जाहिर बात है 18 राउंड 17-18 राउंड का मामला है, 4-5 राउंड हुआ है, तो फैसले पे, खुशी पे या गम पे अभी जाने का समय नहीं है। अभी सिर्फ मुतमईन होकर बैठना है, पीछे देखना है और समझना है कि आखिर किन लोगों ने कहां तक वोट दिया है और बस इंतजार करना है। सागर जी, एक फैक्टर पे मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा और बात करें। एनआरसी का जो इशू था, इस पे बहुत फोकस किया बीजेपी ने शुरू से ही, बल्कि बीजेपी ने क्या, ममता बनर्जी ने भी इस पर फोकस किया। तो इस फैक्टर को कैसे देखा जाए चुनाव में? देखिए, मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने यहां पे जिन मुद्दों को सामने लाया, उनका कोई भी मुद्दा जो है लोगों के बीच सही से नहीं पहुंचा। उन्होंने कोशिश ये की कि ममता बनर्जी की छवि खराब हो। उन्होंने विकास की बातें की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने विकास की बातें की, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बुनियादी या ठोस रूप से कोई भी प्लान या प्रोग्राम उन्होंने नहीं बताया। उनका मुद्दा था सिर्फ दीदी को हटाओ, दीदी को हटाओ, दीदी को हटाओ। देखिए, कहीं ना कहीं जो देश में जो हो रहा है, बंगाल के लोगों में समझ बहुत है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो वाकिफ रहते हैं पूरी दुनिया के हाल हकीकत से। और जिस तरह का पूरा देश का वातावरण बना था, उसमें कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, ये घर नहीं कर पाया। और रहा सवाल एनआरसी का, जो अमित शाह जी ने 5वें चरण पर आकर कहा, 5वें चरण में नॉर्थ बंगाल के जब वो दौरे में गए थे, तब उन्होंने कहा, तब भी लोगों में ये था कि आपको पता होगा कि अगर एनआरसी और सीए के बारे में अगर सबसे ज्यादा आवाज कहीं उठी थी तो वो भी ममता बनर्जी ने ही किया था, असम में जो कांड हुआ था उसके बाद। तो लोगों को पता था कि यहां पे जिस तरह के जिस संख्या में माइनॉरिटीज का यहां पे रहना होता है, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। तो ममता बनर्जी को इस बात का इल्म है, इसीलिए वो लगातार कह रही है कि वो मर जाएंगी पर वो एनआरसी सीए को यहां होने नहीं देंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो यहां के लोग हैं, जो एक साथ रहते हैं, अमन और शांति से रहते हैं, उनको ये लगा कि ये बात में दम है कि जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी तरह से एक साथ यहां पे बंगाल में रहते हैं। अगर आप 84 की राइट से अब तक का बंगाल को देख ले, तो बंगाल के लोगों में जो है ये जाति पात को लेकर कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। हालांकि इस बार वोट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी ने की है कि सभी वर्ग के लोगों को टिकट दिया। ममता ने भी जो है उस ट्रैप में अपने आप को डालकर उन्होंने भी इस बार पहली बार जो है इन सभी समुदायों को, मतवा को कहें, राजवंशी को कहें, शेड्यूल कास्ट, सबको टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि एनआरसी और सीए को ज्यादा यहां पर घर नहीं कर पाया और उसकी नाराजगी जो है अर्बन और सेमी अर्बन के लोगों ने जता भी दिया कि यहां पर जो है देश की राजनीति अलग होगी, बंगाल की राजनीति अलग है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सागर जी आपने कही। मैं संजय बघेल जी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सीए एनआरसी पर हम बात कर रहे थे सागर जी से। संजय बघेल जी, सेम इशू है, यानी सीएए और एनआरसी की अगर बात करें, यही इशू मगरबी बंगाल में भी रहा और यही इशू आसाम में भी रहा। आसाम में देखिए बीजेपी यहां पर लीड कर रही है और यही सेम इशू पर अगर हम बात करें तो चुनाव लड़ा है मगरबी बंगाल में और यहां बीजेपी पीछे जा रही है, हार रही है। तो इन दोनों जगहों पर इस इशू को कैसे देखेंगे?
ये जो पब्लिक की मेमोरी है वो छोटी होती है। जब कोई मुद्दा आता है तब तक तो उसको याद रहता है, लेकिन उसके बाद भूल जाती है। असम की जो स्थिति है वो बंगाल की स्थिति से पूरी तरह अलग है जी। असम में घूमा हूँ, पूरा असम लगभग घूमा हूँ, और मैं देखता हूँ कि यदि वहाँ सीए और एनआरसी का यदि मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी बाजी मारती होगी। उसका बहुत बड़ा कारण एक तरह से वहाँ का नेतृत्व भी रहा है। लेकिन बंगाल की माना स्थिति दूसरी। बंगाल को हमेशा देखिए पहले जो लीड कर रहे थे वो सीपीएम थे, वो जो सेकुलर एक तरह से हम कहें कि जो है धर्मनिरपेक्ष वाली ताकतें हमेशा यहाँ पे प्रभावी रही हैं। और जैसे कि अभी आपके कैंकर बता रहे थे कि यहाँ किसी तरह का मजहबी एक तरह से वैमनस्य आपस में नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोगों को साथ साथ रहता है, और यहाँ बंगाल की ताकत यही है कि वो किसी तरह का इस तरह के वैमनस्य से अलग होकर के जो साथ रह करके एक साथ जीने और मरने की एक तरह से बिल्कुल जी। तो ये महत्वपूर्ण था, और इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा बंगाल में इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। और इसका कारण ये रहा कि बंगाल में एनआरसी और सीए का प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि असम में ये चीजें पड़ी। यहाँ पे असम में मुझे लग रहा था कि असम में जो है बीजेपी बाजी मारेगी, और ये पूरी तरह से एग्जिट पोल भी बता रहे थे, और मैं जो वहां का मूवमेंट और मनोभाव समझ पा रहा था, वहां भी लग रहा था कि ये तो मुद्दा वहां पे भुनाया जा सकता है, लेकिन बंगाल में ये नहीं चलने वाला। और इसको कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे अपील के साथ ममता बनर्जी ने उठाया कि मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन एनआरसी और सीए वाला इस तरह से मुद्दा वहां नहीं चलने दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये भावनात्मक एक तरह से अटैचमेंट का जो लगाव था वो लोगों तक पहुंचा, और मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ममता के पक्ष में गया, जिसका परिणाम एक रिजल्ट के रूप में आ रहा है। ब्रजेश राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश राय जी, बीजेपी ने सीएए एनआरसी को इशू जरूर वेस्ट बंगाल में बनाया, लेकिन और इसके अलावा करप्शन का जो इशू था, टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ करप्शन का इशू, बीजेपी ने ये इशू उठाए तो जरूर, लेकिन एक आम आदमी तक ये तमाम चीजें बीजेपी पहुंचा नहीं पाई, जिसकी वजह से आज जो नतीजे और जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो एक तरह से बता रहे हैं ये चीजें कि बीजेपी आम लोगों तक इन चीजों को नहीं पहुंचा पाई। इस पे शोर शराबा खूब हुआ, बीजेपी ने रैलियां खूब की, कैंपेन खूब किया, लेकिन आम आदमी को ये चीजें समझा नहीं पाई बीजेपी। बिल्कुल अब्बू जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपको उसमें स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा क्लैरिटी आपको, कि बीजेपी बिल्कुल जनता के बीच पहुंचा पाई है, मैं ये बात कहना चाहूंगा। अच्छा, इसलिए तो 3 से इतना रुझान हमारा दिख रहा है। और दूसरा आप कह रहे थे परिणाम, देखो ये ट्रेंड्स है, परिणाम नहीं है। बिल्कुल, अभी परिणाम का अभी सागर साहब भी कह रहे थे कि अभी चौथा 5वां राउंड है, अभी हमें इंतजार करना चाहिए। सही, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। कई बार चुनाव में हम देखते हैं 1000-2000 के मार्जिन पे बहुत सारे सीटों के और बड़े पार्टियों के परिदृश्य बदल जाते हैं, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है कि 1000-2000 सीट वोटों से कई बार बड़े सारी सीटों के अंतर बदल जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोगों के बीच में अपने सारे मुद्दे पहुंचा पाई है, और ये भ्रष्टाचार वाली सरकार से बंगाल की जनता को मुक्ति मिलेगी आज के परिणाम के बाद। 3-4 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको, जैसे अभी सागर साहब कह रहे थे कि गांव की तरफ, देखिए हमारा शहरों की तरफ भी रहेगा और गांव की तरफ। आज उज्ज्वला योजना की 4थी वर्षगांठ है। यदि महिला सशक्तिकरण और गांव में गैस की कल्पना, सिलेंडर गैस की कल्पना किसी देश के प्रधानमंत्री ने की तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने की। तो देखो, इन सब चीजों को यदि जोड़ के देखा जाए, गांव का जनधन योजना की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, आप विकास योजना की बात देखा जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने गांव और गरीब को अपने से जोड़ा, और उसका परिणाम आपको 3-4 बजे देखने को लिए मिलेगा। हम पौंडीचेरी में देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है, केरल में देखिए राहुल गांधी वहां के सांसद है, वहां कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, और 4 बजे के बाद जो परिणाम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का होगा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और अभी तो बिल्कुल इंतजार किया जाए, क्योंकि नतीजे वाकई में भी आना शुरू नहीं हुए। अभी जो है ये तमाम रुझानात हैं, ट्रेंड्स हैं, और जब नतीजे आएंगे क्या वाकई उसमें इतना बड़ा बदलाव होगा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इसमें अभी जाहिर सी बात है इंतजार किया जा सकता है। मैं सागर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सागर साहब, क्या आपको लग रहा है कि शुरू में जब पहला फेज हुआ
या दूसरा फेज हुआ, जब तक बीजेपी की पोजीशन बंगाल में अच्छी थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी पर जो अटैक हुआ, ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर आ गए और उसके बाद जो उनकी सभाएं हुई, उसके बाद जो उन्होंने कैंपेन किया, वहां से चुनाव का कुछ रुख बदला, इमोशनल हुआ वहां से चुनाव? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये अटैक जो शब्द जो आपने यूज किया अबू, उस पर मैं जो है सिलमोहर नहीं लगाऊंगा। वो अटैक था या हादसा था, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली ममता बनर्जी पर ये जो उन पर जो जख्म जो लगा और उसके बाद जो प्लास्टर में जो तब्दील हुआ, तो जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि बंगाल के लोग जो हैं बहुत सोचते हैं, समझदार हैं और बहुत भावुक भी हैं, इमोशनल भी हैं। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को वार करने के लिए नहले पे दहले का एक मौका मिला। और भले ही उनका चोट कितना गहरा था, मैं डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मैंने उनके चोट को देखा है, लेकिन मैंने उनके प्लास्टर पांव को जरूर देखा है। तो वो चोट प्लास्टर के लायक था, नहीं लायक था, ये भी डिबेट बात की बात है। लेकिन उनका वो जो विजुअल था कि वो व्हील चेयर में अब जाएंगी कैंपेन करने, ये यकीन मानिए इतिहास में ये जरूर ये जो है, ये जो नुक्ता जो है अपना घर बनाएगा कि कहीं ना कहीं इस बार वो जो कहते हैं ना हम टेलीविजन वाले के विजुअल स्पेस जो टेलीविजन में उनको मिला, नेशनल मीडिया में पहली बार इतने सालों में, मैंने कई साल नेशनल मीडिया में काम किया है, मुझे मालूम है कि बंगाल की खबरें जो है नेशनल मीडिया में कभी हेडलाइंस नहीं बनाती थी, मुझे इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरी नेशनल मीडिया ने अपने आप को यहां झोंक दिया, उसका कारण हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जितना स्पेस बीजेपी ने लिया मीडिया में, ममता बनर्जी ने उससे ज्यादा स्पेस ले लिया अपने इस पांव में प्लास्टर बनकर, और महिलाओं को उसकी वो छवि कहीं ना कहीं उसके दिल में घर कर गई और इस बात का इल्म ममता बनर्जी को हो गया। और इसीलिए जब तक ये चुनाव चला उन्होंने अपनी सांसें नहीं रोकी, ना ही उन्होंने अपनी पांव रोकी। तो यही मजाक बन गया है कि भाजपा ना भांगा पा मतलब टूटा हुआ पैर। तो बंगाल में एक लोकल लेवल में एक मजाक चला गया कि भाजपा यानी भाजपा या भांगा पा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत सिंपैथी हुई। मैंने कई महिलाओं से बातें की, सब ने आहा रे उहू रे ममता के लिए किया। और जे भावे, मतलब मैं बांग्ला में बोल के फिर हिंदी कर रहा हूं, जे भावे उनके आघात करा होयेछे पार्टी के हमरा आघात करबो। मैंने जिस तरह से ममता बनर्जी को इन लोगों ने उन पर जुल्म ढाले हैं, तो उसका बदला हम जरूर लेंगे। तो अब शाम तक जो नतीजे आएंगे, जैसा कि भाई ने, ब्रिजेश जी ने कहा कि उसका तो इंतजार हम करेंगे, लेकिन महिलाओं का वोट ज्यादा संख्या में ममता बनर्जी को गया है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल, जब तक यह हादसा नहीं हुआ था, इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं इमोशन बहुत ज्यादा जुड़ गए इस चुनाव के साथ, ममता बनर्जी के साथ, और उसका काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन बहुत मुख्तसर में संजय बघेल जी, आसाम की जो तस्वीर है, आसाम की अगर हम बात करें, 126 सीटों के लिए यहां पर चुनाव हुए और 79 सीटों पर बीजेपी अभी भी एक तरह से बढ़त बनाए हुए ट्रेंड्स में, और कांग्रेस अलायंस जो है 45 सीटों पर। तो इस तस्वीर को किस तरह से देखा जाए? लग रहा था कि इस बार शायद मुकाबला करेगी कांग्रेस, लेकिन अभी जो तस्वीर है मुकाबले में तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये अभी ट्रेंड्स हैं, रुझानात हैं अभी तक। ये असम की तस्वीर होगी, मुझे जो लगता है अबू, जो अभी ट्रेंड में दिखा रहा है, जो रुझान में दिखा रहा है जी। मैं बार बार बोलता हूं कि यदि 60 से 70% यदि वोटिंग होती है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, तो 15-20% का ही मार्जिन इधर उधर होता है, क्योंकि एक ऐसे फ्लेक्चुअल वोट होते हैं जिनके पास एकदम से कहीं ना कहीं एकदम से दृढ़ निश्चय के साथ वो समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसे में यदि हम असम की बात करें तो असम में मुझे लग रहा था कि बीजेपी आगे निकलेगी, और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस का कोई वहां बड़ा चेहरा नहीं था। कांग्रेस के पास गोगोई के बाद एक बड़ा चेहरा कोई था तो हेमंत बिश्व शर्मा ही थे। लेकिन वही कहते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई बार सही समय पे सही निर्णय लेने में इतना अच्छा हो चुका है कि वो अपने फ्यूचर को भी नहीं पहचान पाती है, और कौन से लीडर को कब और कहां आगे बढ़ाना है, कौन किसका सपोर्ट लेकर आए। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस कहीं बची हुई है तो अपने क्षेत्रीय और प्रांतीय छत्रपों के आधार पर बची हुई है, कि उस केंद्र में कहीं ना कहीं वो तरह से उसके जितने नेता हैं वो सब एसी में बैठकर डिसीजन लेने वाले नेता हैं, कोई जनता के बीच पहुंच करके निर्णय लेने वाले नेता नहीं है।
जो भी लड़ाई लड़ती है कांग्रेस अपने एक तरह से क्षेत्र में और राज्य में वहां का शीर्ष नेतृत्व लड़ता है, जो अपने बल पर अपने कंधों पर चुनाव जिता कर ले जाता है। तो इस बार जो असम में मुझे दिखाई दिया, वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था कांग्रेस की तरफ से लीडर जो अपने कंधों पे राज्य को निकाल कर ले जाएगा। तो और जबकि बीजेपी के पास ये चेहरा दो थे, सोनोवाल थे, लेकिन उसे सोनोवाल से भी ज्यादा मुझे जो है हेमंत बिश्व शर्मा का, जैसा कि सब जगह रिजल्ट भी और रिसर्च भी बता रहे थे कि जो पॉपुलर फेस है हेमंत बिश्व शर्मा ही है। चीफ मिनिस्टर भले सोनोवाल हो, लेकिन उसमें हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं, और जिस तरह सीए एनआरसी को लेकर के उन्होंने भी एक तरह से मुखर एकदम आवाज उठाई थी, तो उसका परिणाम रहा कि असम में बीजेपी सागर जी बहुत कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सागर जी बहुत मुख्तसर में। जी सागर जी। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि वहां पे पॉपुलैरिटी जो है, आसाम में एक मुद्दा था जो आसाम में कि वहां पर जो है बीजेपी एनआरसी और सीए को वहां पर हबीबी, बिकॉज वहां पे बीजेपी की सरकार थी। लेकिन मैं एक बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव जीतने के बाद अगर हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बने तो यही हेमंत बिश्व शर्मा जो है बीजेपी को डुबाएगा और वो अपनी पार्टी बनाएगा। चलिए, जाहिर सी बात है अभी तो हारने और जीत की ही बात चल रही है, और जाहिर सी बात है कि अभी नतीजे देखिए आना शुरू नहीं हुए, लेकिन हमने वादा किया था कि सबसे तेज और सबसे दुरुस्त, सबसे सटीक जो नतीजे हैं वो न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाएगा। रुझानात सबसे पहले हमने आपको दिए हैं, सबसे सटीक रुझानात दिए हैं, और अब नतीजों की बारी। इस वजह से कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारी जो दोस्त हैं हिना वो आपके साथ जुड़ेंगी, और तमाम चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाती रहेंगी।